नमस्कार बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और हमारा जो पाठ चल रहा था वो था वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, माने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, माने आनुवंशिकी। और पिछली क्लास में हमने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था बहुयुग्म विकल्पता, मल्टीपल एलीलिज्म, और आपको पता चला था कि मनुष्यों में जो रक्त समूह है वो 3 युग्म विकल्पियों द्वारा निर्धारित होता है, जो हैं IA, IB और IO। और IO को आप छोटे I से भी लिख सकते हैं। याद आ गया? अब हम रक्त समूह के ऊपर कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है? और जैसे प्रश्न नंबर 1 कहता है मोहन का रक्त समूह AB है तथा उसकी बहन का रक्त समूह O है, तो उनके माता पिता का रक्त समूह ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? पहले हमने लिखा मोहन, यहां पर मोहन, और यहां हमने लिखा मोहन की बहन, मोहन की बहन। मोहन का रक्त समूह दे रखा है AB। तो कल मैंने सारणी बनाई थी, टेबल, और आपको बताया था कि AB रक्त समूह तभी लिखा जा सकता है जब लिखा हो IA और IB। और मोहन की बहन का रक्त समूह O है, और O रक्त समूह भी केवल एक तरीके से लिखा जा सकता है, IO, है ना? और अब यहां पर हम लिखेंगे पिता और माता, और पिता और माता के लिए हम बना देंगे I यहां पर बना दिए और 2 I यहां पर बना दिए। अब बेटा, किसी भी संतान का O रक्त समूह तभी हो सकता है जब एक O माता से आए और एक O पिता से आए। तो एक O माता से आ गया, एक O पिता से आ गया। और AB रक्त समूह तभी हो सकता है जब एक A एक जनक से आए और B दूसरे जनक से, माने ऐसे और ऐसे। तो हमारा आंसर ऐसे हो जाएगा, पिता का रक्त समूह IA IO, माता का रक्त समूह IB IO, या माता का रक्त समूह IA IO, पिता का रक्त समूह IB IO। ठीक है, आया करना आ गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, टोटल 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? देखें इधर, प्रश्न संख्या 2। एक अस्पताल के प्रसूति विभाग में आग लगने के कारण कुछ प्रसूताओं, मतलब माताओं, कुछ प्रसूताओं और उनके नवजात शिशुओं में अदला बदली हो गई। उनके नवजात शिशुओं में अदला बदली हो गई। ठीक है, कुछ माताएं बदल गई और कुछ बच्चे जो पालनों में थे वो बदल गए भगदड़ के चक्कर में। ठीक है, तो एक ए रक्त समूह
युक्त नवजात निम्न में से किस दंपति को नहीं दिया जा सकता? समझ में आई? तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है IA तथा IAIO। नंबर 2 IAIB और IAIB। नंबर 3 IAIA तथा IBIB। चौथा IAIA तथा IOIO। तो इसमें पूछा है कि ए रक्त समूह वाली जो संतान है ये किस दंपति को नहीं दिया जा सकता। दंपति मतलब पति पत्नी, ठीक है। तो देखिए इसमें ऐसे करने पर ए रक्त समूह वाला बच्चा आ रहा है तो इसको दिया जा सकता है। इसमें IAIA बच्चा आ रहा है तो इसको भी दिया जा सकता है। इसमें पहला बच्चा IAIB पहली संभावना, दूसरे की IAIB तो AB वाला आ गया, IAIB AB वाला आ गया, IAIB AB वाला आ गया। इस दंपति के बच्चा जो है वो सिर्फ AB रक्त समूह के पैदा होने की संभावना है, तो इसमें A रक्त समूह का बालक नहीं होगा। इसमें IAIO IAIO एक A रक्त समूह वाला आ रहा है तो आंसर होगा तीसरा। समझ में आया? ऐसे ही आपको सिंपली क्वेश्चंस कर करके देखने हैं। एक क्वेश्चन में और बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है, प्रश्न नंबर 3, मोहन रक्त समूह ए तथा सोहन रक्त समूह ओ, दोनों सौतेले भाई हैं। दोनों सौतेले भाई हैं। इनके पिता एक ही हैं। इनके पिता एक ही हैं जिनका रक्त समूह बी है। ठीक है, तो दोनों की माताओं के रक्त समूह क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या हो सकते हैं ये आप लिख लीजिए, है ना। अब यहां पर कौन है? मोहन। तो पहले यहां पर आपने लिखा है नीचे मोहन। मोहन और दूसरा जो भाई है उसका वो है सोहन। मोहन का रक्त समूह ए है, तो हम क्या करेंगे, अब ए रक्त समूह दो तरीके से लिखा जा सकता है, IAIA और IAIO। तो हम यहां पर आई बनाकर, दूसरा आई बनाकर अभी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अभी पक्का नहीं है ना कौन सा है। और सोहन का रक्त समूह क्या है? O है। तो O रक्त समूह तो एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, तो ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी पिता की। पिता, अब जो इनके पिता हैं उनका रक्त समूह B है, तो पिता में ऐसे B लिख दिया और दूसरा I खाली छोड़ दिया। अब ये तो पक्की बात है कि जो पिता हैं वो B रक्त समूह के हैं। अब और ये जो मोहन और सोहन है ये पक्का इनके पुत्र हैं,
तो सोहन के पास 2 ओ हैं, है ना। सोहन के पास कितने 2 हैं? ओ। तो ये है सोहन की माता, सोहन की माता। अब यहां पर हमने दोनों आई लिख छोड़े हैं, ठीक है। सोहन के पास 2 ओ हैं, तो एक ओ कहां से आएगा? पिता से, और एक ओ कहां से आएगा? माता से। हाँ या ना? तो क्लियर हो गया ना। अब यहां पर हम लिखते हैं मोहन की माता, मोहन की माता, और इसमें भी हम 2 आई लिखकर छोड़ देते हैं। अब मोहन के पिता IBIO हैं, लेकिन मोहन का रक्त समूह ए है, तो मोहन के पिता के पास तो बिल्कुल भी ए नहीं है, तो मोहन कभी भी IA नहीं हो सकता। तो मोहन क्या होगा? IO। तो मोहन के पास जो ए आया है वो किससे आया है? माता से। समझ में आया? तो सोहन की माता और मोहन की माता का हमें एक एक पता चल गया कि क्या है। तो अब मोहन की माता क्या क्या हो सकती है? मोहन की माता हो सकती है IA मोहन की माता हो सकती है IAIB, और मोहन की माता हो सकती है IAIO। ठीक है, तो यह आपका पहला आंसर हो गया। यह मोहन की माता के 3 संभव रक्त समूह हैं। ठीक है, और सोहन की माता क्या हो सकती है? बस ओ आना चाहिए लास्ट में, IAIO या फिर IBIO या फिर IOIO। तो ये जो 3 संभावनाएं हैं ये किसकी हैं? सोहन की माता की। आया समझ में? अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि मोहन की माता क्या नहीं हो सकती, सोहन की माता क्या नहीं हो सकती। तो देखिए मोहन की माता क्या क्या नहीं हो सकती। मोहन की माता IBIB नहीं हो सकती, मोहन की माता IBIO नहीं हो सकती, और मोहन की माता IOIO नहीं हो सकती। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। और सोहन की माता क्या क्या नहीं हो सकती? वो नहीं हो सकती IAIA, वो नहीं हो सकती IBIB, और वो नहीं हो सकती IAIB। भाई 6 ही तो समझीनी संभव होते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। तो बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से कि ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं, है ना। तो अब इनको देखकर आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी गाइड्स में से कीजिए। आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ का जो अध्यापन आपको मटेरियल मिलता है, जो आपको किताबें मिलती हैं, उससे आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, शुरू कर दीजिए, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम उनका उत्तर दे देंगे। ठीक है, अब ये रक्त समूह ही चल रहा है उसमें अभी, और अब इसमें जो टॉपिक है वो है RH कारक। RH कारक माने RH फैक्टर। बेटा ये जो RH कारक है, उसका जो पूर्ण विस्तृत रूप है उसका मतलब है रीसस कारक। क्या मतलब है? रीसस कारक या रीसस फैक्टर। अब ये जो रीसस कारक है ये सबसे पहले एक बंदर की प्रजाति में खोजा गया था, और उस बंदर की प्रजाति का नाम है रीसस मेकाक। ये वैज्ञानिक नाम है, और इंग्लिश में लिखते हैं रीसस मेकाक। ये लाल मुंह वाला बंदर है। तो ये जो रीसस कारक है ये एक जीन है,
ये क्या है, एक जीन है, एक प्रतिजन है, और इसके लिए एक एक क्या उत्तरदायी होता है, RH कारक, वो सॉरी RH रीसस एक प्रोटीन है, उसके लिए एक जीन उत्तरदायी होता है जिसको आप RH कारक कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले रीसस मेकाक नाम के लाल मुंह के बंदर में की गई थी, और ये जो प्रोटीन है ये मनुष्यों में भी बहुत सारी जनसंख्या में पाया जाता है। ठीक है, यदि किसी मनुष्य में नंबर 1 RH कारक उपस्थित होता है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं RH ऊपर धनात्मक चिन्ह, प्लस चिन्ह, RH पॉजिटिव, RH धनात्मक, और RH कारक अनुपस्थित होता है तब उसे लिखते हैं RH ऋणात्मक चिन्ह, RH नेगेटिव। समझ में आया? अब इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से सुनना। अगर किसी मनुष्य के रक्त में, उदाहरण बता रहा हूं, यदि किसी मनुष्य के रक्त में A प्रतिजन उपस्थित है और RH प्रतिजन भी उपस्थित है, तो वो मनुष्य क्या कहलाएगा, रक्त समूह तो A हो गया, तो ARH पॉजिटिव, ARH प्लस, ARH धनात्मक, और उसको कैसे दर्शाएंगे, A प्लस। ये जो प्लस है ये, इसका मतलब है इसमें RH पाया जाता है, तो जैसे इसको हम लिखेंगे A प्लस। समझ में आया? दूसरा क्या है, अगर किसी के रक्त में B प्रतिजन उपस्थित है लेकिन RH जो है वो अनुपस्थित है, तो उसको लिखेंगे हम B नेगेटिव, B माइनस। अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर AB है, उसके अंदर BB है, लेकिन उसके अंदर RH नहीं है, तो उसको लिखेंगे AB माइनस। अगर किसी के अंदर A भी नहीं है, B भी नहीं है, लेकिन RH है, तो उसे लिखेंगे O प्लस। समझ में आया? तो ये प्लस और माइनस जो हमारे रक्त समूह के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, ये वास्तव में RH कारक को दर्शाता है। और हमारे विश्व की ज्यादा जनसंख्या जो है वो RH प्रोटीन युक्त होती है, RH कारक युक्त होती है, और कम जनसंख्या जो होती है वो RH माइनस होती है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात, ये जो अगर मैंने यहां पर लिख दिया RH माइनस और ये है RH प्लस, तो RH माइनस का मतलब है इसके पास प्रोटीन नहीं है, RH प्लस का मतलब है इसके पास प्रोटीन है। तो RH माइनस वाला अपना रक्त RH प्लस को दे सकता है, लेकिन RH प्लस वाला अपना रक्त RH माइनस को नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर ये देगा तो इसके शरीर में प्रोटीन जाएंगी, प्रतिजन जाएगा, और इसके शरीर में प्रतिरक्षियां बनाकर सब कुछ गड़बड़ कर देगी, है ना, मृत्यु हो जाएगी। तो ये इसलिए मैंने कल आपको बताया था, जो सार्वत्रिक दाता है, जो सबको रक्त दे सकता है, वो है O माइनस, क्योंकि इसमें RH भी नहीं है। और जो सार्वत्रिक ग्राही है, सार्वत्रिक ग्राही, वो है AB प्लस, क्योंकि ये A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, O से भी ले सकता है, और RH से भी ले सकता है। समझ में आया? तो इसलिए सार्वत्रिक ग्राही AB प्लस है। अब ये जो RH कारक है, ये संतानोत्पत्ति और रक्त स्थानांतरण माने ब्लड ट्रांसफ्यूजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहला टॉपिक है RH कारक का रक्त स्थानांतरण
में महत्व, RH कारक का रक्त स्थानांतरण में महत्व। ठीक है, ठीक। तो इसमें हम एक सारणी बनाएंगे, ये हम टेबल बनाएंगे और इसमें हम लिखेंगे क्रमांक संख्या, फिर हम लिखेंगे जो रक्तदान करता है माने रक्तदाता, फिर हम लिखेंगे रक्तग्राही और फिर हम लिखेंगे रक्त स्थानांतरण, स्थानांतरण। ठीक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो है, अगर रक्तदाता RH प्लस है और रक्तग्राही भी RH प्लस है तो रक्त का स्थानांतरण संभव है। जैसे A प्लस वाले ने A प्लस को दे दिया या A प्लस वाले ने AB प्लस को दे दिया तो वो संभव है। नंबर 2, RH माइनस है, उसने RH माइनस को दे दिया। जैसे O माइनस ने O माइनस को दे दिया, A माइनस ने A माइनस को दे दिया, A माइनस ने AB माइनस को दे दिया, तो ठीक है, ये भी संभव है। नंबर 3, अगर देने वाला नेगेटिव है, RH माइनस है और लेने वाला पॉजिटिव है, तब भी ये रक्त दे सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास तो प्रोटीन ही नहीं है, इसके पास है। ये बिल्कुल ऐसा होता है, आपके 2 ग्लास में पानी है, देखिए इधर 2 ग्लास में पानी है, इस वाले ग्लास में पारदर्शी पानी है जिसमें कोई प्रोटीन नहीं है, लेकिन इस वाले ग्लास में ये हल्का हरे रंग का पानी है। तो अगर यहां से ये इसमें पानी देगा तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां अपनी केमिस्ट्री मत लगाना कि ये कंसंट्रेशन, सांद्रता कम हो जाएगी रंग की, नहीं, रंग तो हरा सा ही रहेगा ना वो, तो इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिसके पास नहीं है प्रोटीन वो जिसके पास है उसको दे सकता है। मतलब A माइनस वाला A प्लस को दे सकता है, B माइनस वाला B प्लस को दे सकता है, AB माइनस वाला AB प्लस को दे सकता है, O माइनस वाला O प्लस को दे सकता है। ठीक है, लेकिन इसका जो चौथा केस है, यहां पर मैं स्टार बनाकर लिख रहा हूं, अगर किसी के पास RH प्लस है तो वो RH माइनस को नहीं दे सकता, RH माइनस को नहीं दे सकता। और इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन माने रक्त, एंटीजन एंटीबॉडी, प्रतिजन और प्रतिरक्षियां आपस में लड़ाई करेंगी, खून को जमा देगी, और अगर इसको तभी नहीं रोका गया तो सबसे इसका भयावह रूप क्या है, ग्राही की मृत्यु हो जाएगी। जिसको रक्त चढ़ रहा है उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसके रक्त में थक्के जम जाएंगे और हृदय काम करना बंद कर देगा। ठीक है, और ये कैसा केस है, ये ऐसा केस है कि 1 ग्लास में नीला पानी है और 1 ग्लास में पारदर्शी पानी है, ये तो प्लस है ये माइनस है। तो ये जब आप इसमें पानी डालेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, जो इसकी पारदर्शिता थी वो खत्म हो जाएगी। तो ये तो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब है RH कारक का किसमें, संतानोत्पत्ति में महत्व। RH कारक का संतानोत्पत्ति में महत्व। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें फिर से वही टेबल, क्रमांक संख्या, पुरुष, स्त्री, और इसको हम कहते हैं जैविक विवाह। अभी इसके बारे में बात करेंगे। जैविक विवाह माने बायोलॉजिकल मैरिज। ठीक है, तो इसमें यदि पहला केस, अगर पुरुष का रक्त समूह RH प्लस है और स्त्री का रक्त समूह भी RH प्लस है तो इनका जैविक विवाह संभव है।
जैविक विवाह संभव का मतलब ये है कि बायोलॉजिकली जैविक रूप से ये शादी कर सकते हैं और जितनी संतानें चाहें उतनी संतानें पैदा कर सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। दूसरा केस है, अगर पुरुष RH माइनस है, स्त्री भी RH नेगेटिव है, तब भी इनका जैविक विवाह जो है वो संभव है। ठीक है। और तीसरा केस है, अगर पुरुष RH नेगेटिव है, स्त्री RH पॉजिटिव है, तब भी इनका जैविक विवाह संभव है। लेकिन स्टार वाला केस है चौथा, अगर पुरुष RH पॉजिटिव है और महिला RH नेगेटिव है तो इनका जैविक विवाह संभव नहीं है। इसमें भी ना दो केस हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें पहली संतान तो ठीक प्रकार से हो जाती है, लेकिन दूसरी संतान का जन्म कभी नहीं होता। बच्चा बनता है, रोपण भी होता है, लेकिन उसका 5वें महीने से पहले पहले गर्भपात हो जाता है। और इसी असमानता को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो बच्चे अब हमें पढ़नी है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। देखिए इधर ध्यान से, इसको पढ़ने में बड़ा सही लगता है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस से एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। देखिए ये टॉपिक है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं रक्ताणु कोरकता। ये जो शब्द है ये आपको किसी बुक में आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है। इसको हम कहते हैं रक्ताणु कोरकता। और इंग्लिश में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैं इसमें आपको लिखाऊंगा, मतलब लिखूंगा नहीं बोर्ड पर, आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं गर्भाशय बना रहा हूं और ये जिस स्त्री का गर्भाशय बन रहा है, ये जो स्त्री है ये कैसी है? ये स्त्री है RH क्या नेगेटिव। तो यहां पर मैं सीधा लिख दे रहा हूं RH नेगेटिव स्त्री का गर्भाशय। ये आपको पता है ये क्या है? अंडवाहिकाएं हैं, ओविडक्ट्स, और ये गर्भाशय इस तरीके। ठीक है। अब देखिए ये जो स्त्री है, हम क्या पढ़ रहे हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, रक्ताणु कोरकता। अब इसमें आपको पता है यहां पर होता है अंडाशय, और ये जो अंडाशय है ये क्या उत्पन्न करता है? ये उत्पन्न करता है अंडाणु। तो ये स्त्री RH ऋणात्मक है, RH माइनस है, तो इसका जो अंडाणु बनेगा वो भी कैसा बनेगा? RH नेगेटिव। मैंने यहां पर माइनस माइनस चिन्ह बना दिए अंडाणु को दिखाने के लिए। तो ये है अंडाणु। अब जब इसका शारीरिक संबंध बना अपने पति के साथ, तो वो जो शुक्राणु था, वो जो पुरुष था, वो RH क्या है? धनात्मक, RH पॉजिटिव। तो यहां पर हमने बना दिया RH पॉजिटिव पुरुष का शुक्राणु, माने स्पर्म, है ना। और यहां पर हमने प्लस 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 के निशान बना दिए। ठीक है। तो आपको पता है यहां पर निषेचन होएगा, तो ये और ये इनका क्या हुआ?
निषेचन, और निषेचन से क्या बना, निषेचन से बनेगा युग्मनज। ठीक है, तो ये ऐसे आपने बना दिया युग्मनज। तो इस युग्मनज का RH क्या होगा, इसका RH होगा प्लस, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन थी, प्रोटीन से वो प्लस वाली बिना उसके मिला तो RH पॉजिटिव बन गया। अब ये जो युग्मनज है इसका हो जाएगा रोपण, माने इम्प्लांटेशन। तो इसका जो रोपण होगा ये गर्भाशय की झिल्ली से होगा, है ना, यहां पर ही रोपण होगा और यहां पर क्या बनना लग जाएगा, भ्रूण। ये भ्रूण बन गया और 280 दिन में, मतलब 9 महीने 10 दिन में या पूरी गर्भावस्था के बाद इस संतान का जन्म होएगा। ठीक है, तो ये संतान का जन्म हो गया, है ना। अच्छे नहीं बना बच्चा, कोई बात नहीं। तो ये है पहली संतान, प्रथम संतान, और ये कैसी है, RH प्लस। इतना समझ में आया। लेकिन माता कैसी है, RH नेगेटिव। अब क्या हुआ, जब बच्चे का जन्म होता है तो किसी धारदार हथियार से, किसी धारदार हथियार से क्या होता है, क्या होता है, अपरा काटी जाती है, प्लेसेंटा, है ना, जिसे होड़ नाल कहते हैं गाँव वाँव में, वो नाल काटी जाती है और उस समय बहुत खून बहता है। अच्छा, एक और बात, जो भ्रूण पल रहा होता है माँ के गर्भाशय में, माँ के यूट्रस में, उसको माता से खाना पीना मिलता है, पोषण मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है, खून कभी नहीं मिलता है। जो ये बच्चा बढ़ रहा होता है, बहुत से गांव के लोग कहते हैं ना कि वो जो माँ है वो कमजोर हो गई है क्योंकि जो पेट में बच्चा पल रहा है उसने सारा उसका खून चूस लिया। नहीं, जो बच्चा पल रहा होता है गर्भाशय में वो माँ से खून कभी नहीं लेता, उसके अंदर अपना रक्त, अपना रुधिर खुद बनता है, ये बात ध्यान रखना। तो जब वो अम्बिलिकल कॉर्ड, वो प्लेसेंटा जब काटी जाती है तब एक दाब उत्पन्न होता है और ये जो बच्चे के अंदर का जो खून है ये ऊपर माता के शरीर में जाता है प्रेशर से, और बच्चे का और माँ का खून कुछ स्थान पर आपस में मिलता है। माँ का खून कैसा है, RH नेगेटिव, RH माइनस। बच्चे का खून कैसा है, RH प्लस, RH पॉजिटिव। समझ में आया, समझ में आया। तब उस खून के मिलने से माता के शरीर में प्रतिरक्षियां उत्पन्न होती हैं। आपको प्रतिरक्षियां माने एंटीबॉडीज का आकार पता है ना, प्रतिरक्षियां कैसे होती हैं, इस आकार की, Y आकार की। कैसी होती है, Y आकार की। तो इनको कहते हैं एंटी RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज, माने प्रति RH धनात्मक प्रतिरक्षियां। ये मां के खून में अब विकसित हो गई हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब सब आराम से चल रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है। अब कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद यही वाली स्त्री दूसरे बच्चे की इच्छा रखती है, सेकंड चाइल्ड। तब क्या होता है, ये शुक्राणु जाता भी है, निषेचन भी होता है, रोपण भी हो जाता है। लेकिन पति शुक्राणु तो वही प्लस रहा, तो जो दूसरा भ्रूण बन रहा है वो भी कैसा बनेगा, प्लस, RH प्लस। लेकिन तब तक माता के शरीर में पहले क्या बन चुकी हैं, RH पॉजिटिव, एंटी RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज, माने प्रति RH पॉजिटिव प्रतिरक्षियां। ये जो प्रतिरक्षियां हैं ये दूसरे भ्रूण को बहुत परेशान करती हैं और इसको परेशान करती रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं, और उस दूसरे बच्चे का, दूसरे भ्रूण का गर्भपात हो जाता है और वो गिर जाता है, वो मर जाता है और उसका गर्भपात हो जाता है। इसी गर्भपात को, दूसरी संतान के या आगे की संतानों के गर्भपात को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, माने
रक्ताणु कोरकता। समझ में आया? तो इसका मतलब अगर कोई ऐसा जोड़ा है, अगर पति RH पॉजिटिव है और पत्नी RH नेगेटिव है, तो इस जोड़े का सिर्फ एक ही बच्चा होएगा, आगे कभी संतानें ही नहीं होंगी, है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं बेटा। जैसे जब हम छोटे थे ना, तो एक हमारे जान पहचान के थे, उनको हम ताऊजी कहते थे। उनकी क्या होता था, जब उनकी पत्नी पहला बच्चा जब उनको होने वाला था, तो 7वें 8वें महीने में उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी पहली संतान जो थी वो मर गई और उसके बाद उनके कभी बच्चे ही नहीं हुए। ठीक है, मतलब ऐसे सुनने को मिलता था कि वो गर्भ से हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, लेकिन तीसरे चौथे महीने में अपने आप ही गर्भपात हो जाता था। तो पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था, तो गांव के लोग हैं ना, वो उल्टी सीधी बातें करते थे कि इसके तो बच्चा ही नहीं रुकता, ये तो अपशगुनी औरत है, मतलब अंधविश्वासी बातें उल्टा सीधा उसको कह कह के सुनाते थे। फिर लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि अगर ऐसा होता है, पुरुष RH पॉजिटिव होता है और महिला RH नेगेटिव होती है, तो पहला ही बच्चा होता है, उसके बाद नहीं होता। और गलती से पहला भी अगर मर जाए, एक एक्चुअली होता क्या है, जब बच्चा 2-3 महीने से ऊपर का गर्भ में मरता है, 4 महीने का मरता है, तो उसका प्रसव सामान्य तरीके से कराया जाता है। उसको दर्द बढ़ाने वाली दवाइयां इंजेक्शन से दी जाती हैं और सामान्य प्रसव कराते हैं, अपरा काटते हैं, तो एंटीबॉडीज प्रतिरक्षियां मां के शरीर में विकसित हो जाती हैं। तो इसलिए फिर उस जोड़े का, उस दंपति की अगली संतान कभी नहीं होती। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अब अगर ऐसा केस हो गया, तो वो जो दंपति है वो संतानहीन रह जाता है। समझ में आया? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होती है? दूसरी संतान का इन प्रतिरक्षियों द्वारा गर्भपात कराना तकनीकी रूप से रोगाणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहलाता है। इसका निदान क्या है? निदान मतलब इसका उपचार क्या है? आजकल बाजार में एक इंजेक्शन उपलब्ध है, एक टीका उपलब्ध है, जिसका नाम है रोगम। आजकल शहरों में क्या होता है, शहरों में आप जाइए, जैसे ही गर्भ धारण होता है, तो सबसे पहले जो चिकित्सक होती हैं या होते हैं, या गायनेकोलॉजिस्ट जिन्हें कहते हैं, प्रसूति विशेषज्ञ, वो सबसे पहले पति पत्नी का रक्त समूह चेक कराते हैं। और अगर ये वाला मिलता है, पति RH पॉजिटिव और पत्नी RH नेगेटिव मिलती हैं, तो पहले गर्भ के 5वें महीने से ही स्त्री को ये रोगम इंजेक्शन दे दिया जाता है। इसकी पहली डोज जो होती है वो 5वें महीने, दूसरी 6ठे महीने, तीसरी 7वें महीने, और आखिरी डोज दी जाती है जब पहली संतान हो जाती है, उसके 72 घंटे के अंदर अंदर। ये जो रोगम होता है, इसमें क्या होता है, ये एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट माने प्रतिरक्षा संदमक कारक। इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षा संदमक कारक उपस्थित होता है। समझ में आया? तो ये क्या करता है, ये जब अपरा को काटते हैं, प्लेसेंटा को काटते हैं, तो ये इन प्रतिरक्षियों को बनने नहीं देता। तो अगर ये प्रतिरक्षी नहीं बनेंगी, तो दूसरे बच्चे का गर्भपात नहीं होगा और दूसरा बच्चा भी पहले बच्चे की तरह अच्छे से जन्म ले पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, रोगम। समझ में आया? तो आजकल उपचार उपलब्ध है, और लेकिन जो उपचार होता है वो पहले ही गर्भावस्था के 5वें महीने से शुरू हो जाता है। समझ में आया? तो ये है आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब बेटा एक चीज और देखें, देखो जो आपको क्वेश्चन आएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, आप इधर ध्यान से देखिए। हमने लिखा था कि अगर, हमने बताया था अगर इस पुरुष RH पॉजिटिव हो और महिला RH नेगेटिव हो, तो पहला बच्चा हमेशा RH पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए 2 केस हैं, 2 मामले हैं। तो पहले हम लिखते हैं केस 1। इसमें क्या होता है, पुरुष और स्त्री। अगर पुरुष है RH+, तो ये युग्म विकल्पी है और इसको ऐसे लिखा जाएगा RH+, RH+।
और स्त्री कैसी है, RH माइनस। RH माइनस तो एक ही तरीके से लिखा जाएगा। तो इनकी जो भी संतान होगी, अगर ऐसा केस है तो वो क्या होगी, RH प्लस RH माइनस, RH प्लस RH माइनस, RH प्लस RH माइनस, RH प्लस RH माइनस। तो इस केस में हमेशा सदैव जो संतान होगी वो RH प्लस ही होगी, पहली वाली, ये केस आएगा। ठीक है। अब दूसरा केस है, दूसरा मामला है जिसमें पुरुष RH प्लस ही है, लेकिन वो कैसा RH प्लस है, विषम युग्मजी, ऐसा, ये भी तो RH प्लस है ना, ऐसा पुरुष है, और स्त्री जो है वो RH माइनस ही है। तो इसमें क्या होगा, ये इससे करेंगे तो RH प्लस RH माइनस, ये इससे करेंगे तो RH प्लस RH माइनस, ये इससे करेंगे तो RH माइनस RH माइनस, और ये इससे करेंगे तो वापस से RH माइनस RH माइनस। माने दो आएंगे RH प्लस और दो ही आएंगे RH माइनस। मतलब 50-50% संभावना है कि RH प्लस बच्चा भी हो सकता है पहला, RH माइनस भी हो सकता है। अगर पहला RH माइनस हो गया तो वो आराम से दूसरा बच्चा कर सकते हैं बिना किसी उपचार के, लेकिन अगर RH प्लस हो गया पहला बच्चा, तब उस केस में उनको रोगम के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। समझ में आया? तो ये बहुत डिटेल वाली बात है। मेरा एक मित्र है जो स्कूल टाइम से मेरे साथ पढ़ा था, अभी पता चला है कि उसको RH वाली प्रॉब्लम है। उसके पहले संतान के जन्म के समय उसकी बीवी सीढ़ियों से गिर गई, तो वो बच्चा मर गया, खराब हो गया। उसके बाद वो लोग गांव में रहते हैं, 8-9 बच्चों का गर्भपात हो चुका था। ठीक है। तो आप सोचो, क्योंकि वो मेरी उम्र का है तो उसके बच्चे लगभग मेरे बराबर होने चाहिए, और उसका विवाह बहुत पहले हो गया था, तो उसके बच्चे मुझसे भी बड़े होने चाहिए। लेकिन अब मैं उससे 2 साल पहले मिला, उसके जुड़वा बच्चे हुए हैं, दोनों 2-2 ही साल के थे। तब पता चला कि फिर उन्होंने बड़े शहर में जाकर उपचार कराया, रोगम के ट्रीटमेंट लिए, इन एंटीबॉडीज को संदमित कराया। ठीक है। और फिर उनके जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। तो ये बहुत गड़बड़ चीज है। तो आप विज्ञान के छात्र छात्राएं हैं, अगर आपके परिवार में किसी को गर्भ धारण होता है तो उनको बोलिए कि सबसे पहले अपना RH फैक्टर जांच करवाएं। 1990 से पहले जब ये बात पता चली तो जो पढ़े लिखे परिवार होते थे, है ना, जिनमें साइंस बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने कुंडली मिलाना इतना जरूरी नहीं समझा और उन्होंने जो शादियां हैं वो RH कारक मिलाकर करवाना शुरू कर दी। ठीक है। क्योंकि विवाह माने मैरिज, उसका जो उद्देश्य है वो है अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाना। तो अगर संतान ही नहीं उत्पन्न हो पाएंगी तो फिर ऐसी शादियों का क्या मतलब है। बायोलॉजिकली भी और वैज्ञानिक रूप से भी विवाह का मतलब ही है अपनी जाति की सततता, इस कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को आगे बरकरार रखना। ठीक है बेटा। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया है, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, और आज हमने ब्लड ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चंस किए। अब इसमें ब्लड ग्रुप में देखिए, इधर एक चीज और है। पहले हम अगली क्लास में, आप RH कारक अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल वाली क्लास में हम RH के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें आप लिख लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि हम एक और ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे रक्त समूह। फिर हम गुणात्मक और मात्रात्मक वंशागति पढ़ेंगे और बहुप्रभाविता भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। धन्यवाद।